सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अम्बेडकर संदेश में। वर्ष 1917 में आयोजित कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में एक अनोखी घटना हुई। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया। वो प्रस्ताव क्या है, सबसे पहले प्रस्ताव हम आपको बता देते हैं। हालांकि हम पहले अम्बेडकर संदेश में जब हमने इस खंड 16 को शुरू किया तो आपको बताया था पहले ही अम्बेडकर संदेश में, लेकिन खैर कोई बात नहीं। क्योंकि आज के अम्बेडकर संदेश को शुरू करने से पहले अगर हम प्रस्ताव आपको बता देते हैं तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि बाबा साहब इस प्रस्ताव को अनोखी घटना क्यों कहते हैं। प्रस्ताव कांग्रेस का 1917 में होता है। कांग्रेस का भारत की जनता से अनुरोध है कि भारत के दलित वर्गों पर जो रूढ़िगत अयोग्यताएं लगाई गई हैं उन्हें हटाने की आवश्यकता न्याय संगत है, क्योंकि ये अयोग्यताएं अत्यंत अमानुषिक और दमनकारी हैं, जिस कारण इन्हें बहुत अधिक कठिनाइयाँ एवं असुविधाएं सहनी पड़ती हैं। दलितों पर हो रहे अत्याचार, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि तरह की जो निरयोग्यताएं लगाई गई हैं, जिनकी वजह से उन्हें विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समाज में नीचता का भाव पैदा किया गया है उस समाज के अंदर, दलित समाज के अंदर। तो इसको अब हटाने की बात कांग्रेस पार्टी, उस समय कांग्रेस ही थी, पार्टी राजनीतिक दल नहीं था, जो इस समय प्रस्ताव पारित करके इस पर विशेष बल दे रही 1917 में। तब बाबा साहब कहते हैं कि कांग्रेस के द्वारा ये उठाया गया कदम अनोखी घटना है। आखिर अनोखी घटना किस लिए बाबा साहब कहते हैं? तब बाबा साहब कहते हैं कि आपको इतिहास जानना होगा। कांग्रेस का गठन 1885 में होता है और इतने लंबे समय 32 सालों के बाद उसको दलित समाज की याद आई और एक प्रस्ताव उसने पारित किया। तो सम्मानित साथियों, इन 32 सालों का इतिहास आपको जानना होगा। इन 32 सालों के शुरुआती दौर में कांग्रेस की क्या सोच है, उनके लीडर्स की क्या सोच है, उनके अध्यक्ष जो समय समय पर रहे उनकी क्या सोच है। कल के अम्बेडकर संदेश में हमने एनी बेसेंट के स्टेटमेंट को, उनके भाषण को आपको सुनाया था, जिसमें आपने महसूस किया था कि किस तरह से एनी बेसेंट दलित विरोधी विचारधारा रखती थी। आज के अम्बेडकर संदेश में ऐसे ही कुछ कांग्रेस के नेताओं के भाषण हम आपके समक्ष रखेंगे, जिनसे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि वास्तव में कांग्रेस नेताओं की किस तरह की सोच है दलितों के प्रति। आइए, बाबा साहब यहाँ पर लिखते हैं कि ऐसे प्रस्ताव को पारित करने पर इसे अनूठी घटना इसलिए बताना न्यायोचित है क्योंकि इसका भी कारण एक यह है कि ये प्रस्ताव कांग्रेस की घोषित नीति के सर्वथा प्रतिकूल था। इन दिनों जबकि कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम का गली गली में हर समय प्रचार हो रहा था तथा असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन से उसे कुछ फुर्सत मिली थी, वर्तमान समय के कांग्रेस जनों तथा उनके मित्रों को ये प्रस्ताव चकित कर सकता था। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्षों के भाषणों के निम्नलिखित उद्धरणों से ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि कांग्रेस की नीति ये रही है कि वास्तव में समाज सुधार के प्रश्नों का कांग्रेस की नीति, उद्देश्य एवं लक्ष्य के साथ कोई संबंध नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन वर्ष 1886 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्री दादा भाई नौरोजी ने की थी। सम्मानित साथियों, अब बाबा साहब यहाँ पर अपने इस खंड 16 के माध्यम से दादा भाई नौरोजी के भाषण को हम सभी के समक्ष रखेंगे, जिससे आप महसूस करेंगे कि उनके संबोधन में दलितों के बारे में क्या उनकी सोच झलकती है। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने समाज सुधार के विषय में कांग्रेस के रवैये का उल्लेख करते हुए कहा था कि इस बात पर बल दिया गया है कि कांग्रेस को सामाजिक सुधार के प्रश्न को दृढ़ता के साथ उठाना चाहिए। समर्थन में हर्ष ध्वनि हुई और इसमें हमारी असफलता की भर्त्सना की गई है। निसंदेह सामाजिक सुधार की आवश्यकता के प्रति राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई सदस्य उतना जागरूक नहीं है जितना मैं हूँ। ये दादा भाई नौरोजी स्वयं के लिए कहते हैं। परंतु महानुभावों, प्रत्येक काम के लिए उचित समय, उचित परिस्थितियां, दलों और उचित स्थान की आवश्यकता होती है। इस समय हर्ष ध्वनि होती है। हम राजनीतिक दल के रूप में अपने राजनीतिक उद्देश्यों को अपने शासकों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु एकत्र हुए हैं, सामाजिक सुधारों पर विवाद करने के लिए नहीं। और यदि आप हमें इसकी उपेक्षा का दोष देते हैं तो आपको हाउस ऑफ कॉमन्स को भी समान रूप से दोष देना चाहिए कि उसने भी गणित और वास्तविकता की गूढ़ समस्याओं जैसे विषयों पर चर्चा नहीं की।
लेकिन इसके अतिरिक्त वहाँ पर भी प्रत्येक प्रांत में सभी जातियों के हिंदू हैं और प्रत्येक प्रांत में उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं और रीति रिवाजों में बहुत अंतर है। मुसलमान और प्रत्येक संप्रदाय के ईसाई, पारसी, सिख और ब्राह्मण इत्यादि विभिन्न नामों से जाने जाते हैं और सभी भारत के ही समेकित अंग हैं। हर्ष ध्वनि होती है। अतः विभिन्न जातियों वाला ये समूह प्रत्येक वर्ग में वांछनीय सामाजिक सुधारों पर कैसे चर्चा कर सकता है? अतः केवल उसी वर्ग के लोग ही अपने वर्ग में वांछित सुधारों के बारे में उचित कार्रवाई करें जिनकी उन्हें अपेक्षा है। राष्ट्रीय कांग्रेस को केवल राष्ट्र के सामान्य हितों तक ही अपने को सीमित रखना चाहिए और अन्य वर्गों के सामाजिक सुधारों के सामंजस्य तथा अन्य मामले उन्हीं वर्गों पर छोड़ देना चाहिए। वर्ष 1887 के आयोजित तीसरे अधिवेशन में जो माननीय श्री बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, श्री तैयब जी ने समाज सुधार पर पुनः चर्चा करते हुए अपने भाषण में कहा था कि हमारी इन कार्रवाइयों पर आपत्ति करते हुए कहा गया है कि कांग्रेस सामाजिक सुधार जैसे प्रश्न पर विचार नहीं करती। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस केवल किसी एक वर्ग अथवा संप्रदाय या भारत के किसी एक भाग का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि भारत के प्रत्येक भाग, समस्त वर्गों एवं समस्त संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करती है। इस बात को देखते हुए ये आपत्ति विचित्र लगती है। सम्मानित साथियों, हमारा आपसे निवेदन है कि आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश के साथ हम आपसे मुखातिब होते हैं। आगे बाबा साहब यहाँ पर लिखते हैं कि जबकि समाज सुधार का कोई भी प्रश्न अनिवार्यता भारत के किसी विशेष भाग या संप्रदाय से जुड़ा है, और सज्जनों, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि हमारी मुसलमानों की भी वैसी ही सामाजिक समस्याएं हैं जैसी कि हमारे हिंदू और पारसी मित्रों की हैं और उन्हें हमें हल करना है, तथापि ऐसे प्रश्नों पर उन्हीं संप्रदायों के नेताओं को ही विचार करना चाहिए जिनकी वे समस्याएं हैं। यहाँ पर आप महसूस कर रहे हैं कि ये जो विचार है इसे आप इस बात को बहुत बखूबी महसूस कर रहे हैं कि जिसकी समस्या वही हल करे, ये बार बार इस स्पीच के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहे हैं तैयब जी। तो तैयब जी एक बात कहते हैं कि सज्जनों, मैं समझता हूँ कि यहाँ हमें अपने आप को उन्हीं मामलों एवं प्रश्नों तक सीमित रखना चाहिए जिनसे संपूर्ण भारत प्रभावित होता है, और हमें किसी विशेष समुदाय या क्षेत्र विशेष को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये कांग्रेस नेता के इस तरह के विचार हैं। मतलब राष्ट्रवाद की बात करना चाहते हैं, लेकिन देश में किसी वर्ग विशेष, जो कि उस समय भारत का एक छठवां भाग कह सकते हैं, दलित वर्ग का था, जो यहाँ पर शोषित जीवन व्यतीत कर रहा है, अपमानित जीवन व्यतीत कर रहा है, और लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध लगा दिए जिससे उनका सम्मानजनक जो जीवन होता है, एक यूँ कहें कि जो मानव जीवन होता है, उन अधिकारों से यहाँ पर वंचित किया गया, मानवीय अधिकारों से वंचित किया गया। कांग्रेस उस बात पर विचार नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि ऐसे बड़े मुद्दे हम लेकर चलेंगे जिससे देश प्रभावित होता है। यहाँ पर उनका ये मानना है कि ये हिंदुओं की यूँ कहें कि आंतरिक मामला है, इस पे उन्हीं को फोकस करना चाहिए। इस तरह की सोच ये 1887 में तैयब जी ने कहा है। तो 1887 में ये सोच लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही थी। 1886 में एनी बेसेंट ने क्या कहा, 1886 में ही दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा, ये हमने आपको सुनाया है। अब 1887 में श्री तैयब जी, जो उनकी अध्यक्षता में अधिवेशन, बदरुद्दीन तैयब, उनकी अध्यक्षता में ही तीसरा अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो उसी अधिवेशन में ये भाषण देते हुए कहते हैं। तो इसलिए सम्मानित साथियों, बाबा साहब बार बार याद दिलाते हैं कि जो कांग्रेस 1917 में एक प्रस्ताव पारित करती है, और वो प्रस्ताव हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पढ़कर सुनाया है, आपके समझ रखा है, तो आपने वो प्रस्ताव सुना और अब आप आकलन करने की कोशिश स्थिति में हैं कि आप आकलन कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस नेताओं के पूर्व के विचार रहे हैं। आप इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथियों। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि हमारे आलोचक ये कहते हैं, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी के माध्यम से बाबा साहब ये लिखते हैं खंड 16 में कि हमारे आलोचक ये कहते हैं कि मानो वे हमारे मामलों को हमसे अधिक जानते हैं।
हमें राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि राजनीति को एक तरफ करके सामाजिक कार्यों में लग जाना चाहिए और अपने देश की सामाजिक व्यवस्था को उन्नत करना चाहिए। मैं उन्हीं में से एक हूं जो सामाजिक मामलों की सार्वजनिक चर्चा में विश्वास नहीं रखते हैं और मेरे विचार से समाज सुधार का ये काम उसी संप्रदाय के उन्हीं लोगों पर छोड़ देना चाहिए जो उस समाज के हैं और वे जितना कार्य करना चाहें करें। हम जानते हैं कि जब सामाजिक विषयों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जाती है तो लोग कितने उत्तेजित हो जाते हैं। सामाजिक विषयों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जाती है तो लोग कितने उत्तेजित हो जाते हैं। अभी हाल ही में वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज ऑफ कंसेंट बिल पेश हुआ था। उस पर जो विवाद खड़ा हुआ था, मैं उसके गुणदोषों में नहीं जाना चाहता, परंतु मैं ये संकेत देना चाहता हूँ कि यदि सामाजिक मामलों पर जनता की इच्छा के प्रतिकूल शत्रुतापूर्ण तौर तरीकों से किसी ने चर्चा की तो जनता आंदोलित हो उठेगी। मेरा संकेत है कि हम सब समाज सुधार का सही अर्थ नहीं समझते। हम में से कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी लड़कियों को भी हमारे लड़कों के समान शिक्षा मिले और वे विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाएं तथा ज्ञान के व्यवसायों को अपनाएं। दूसरे लोग जो कहीं अधिक कायर किस्म के हैं, वे इसी बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि उनके बच्चों का बाल विवाह नहीं होगा और उनकी बचपन में विधवा हुई लड़कियों को वैधव्य का जीवन नहीं बिताना पड़ेगा। अन्य इससे अधिक डरपोक लोग हैं जो सामाजिक समस्याओं को अपने आप स्वयं हल हो जाने देंगे। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस बनी है और है तथा ये पूर्णतया राजनीतिक संस्था रहेगी और केवल राजनीतिक कार्य करेगी। मुझे डर है कि वे चाहे अपने देश के हों अथवा अन्य देश के हों, हमें सामाजिक विषय के संबंध में काम न करने का दोष देंगे। इससे उन निंदक बातों को बढ़ावा मिलेगा जिनसे हमें अपने कान बंद करने पड़ेंगे। जैसा कि एज ऑफ कंसेंट बिल के विषय में किए गए थे और हम बदनामी के कगार पर खड़े हो जाएंगे। इससे हमारा कोई हित नहीं सधेगा। हमें ऐसे आलोचक भी देखने पड़ेंगे जो केवल ये कहते हैं कि कांग्रेस केवल सामाजिक समस्याओं पर ही चर्चा कर सकती है। मुझे उन पर गुस्सा नहीं करना है जो ये कहते हैं कि जब तक हम अपनी सामाजिक व्यवस्था नहीं सुधारते तब तक हम राजनीतिक सुधार करने योग्य नहीं होंगे। मुझे इन दोनों में कोई संबंध नहीं दिखता है। राजनीतिक सुधार जिसके लिए हम हर वर्ष कहते हैं, कोई ही लीजिए कि एक ही अधिकारी से न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्य न कराए जाएं। इन दोनों के बीच क्या संबंध हो सकता है जो पूर्णतया राजनीतिक तथा सामाजिक सुधार हो सकता है। इसी प्रकार स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट को ही लीजिए, जिसमें वनों से संबंधित नियमों में हम सुधार लाने के पक्ष में तर्क देते हैं। मैं फिर पूछता हूं कि इसमें समाज सुधार का प्रश्न कहां उठता है। क्या हम ऐसा करने के लिए इस कारण योग्य नहीं है कि हमारी विधवाएं अविवाहित रह जाती हैं और हमारी लड़कियों का बाल विवाह होता है, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है? क्या ऐसा इसलिए है कि हमारी पत्नियां एवं लड़कियां हमारे साथ खुलकर हमारे दोस्तों से मिलने नहीं जाती? क्या ये इसलिए है कि हम अपनी लड़कियों को ऑक्सफोर्ड एवं कैम्ब्रिज नहीं भेज सकते हैं? हर्ष ध्वनि होती है सम्मानित साथियों। वर्ष 1895 में जब कांग्रेस का अधिवेशन पूना में हुआ था, तब श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते अधिवेशन की अध्यक्षता की और इस विषय पर चर्चा की थी। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हम अपने खेमे फूट नहीं पड़ने देंगे। कुछ लोग पहले से कह रहे थे कि ये हिंदू कांग्रेस है। यद्यपि हमारे मुसलमान मित्रों की उपस्थिति से इस वक्तव्य का खंडन हो गया है। कांग्रेस किसी एक समाज की पार्टी नहीं है, बल्कि सबकी पार्टी है। ये कांग्रेस हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों और सिखों की संयुक्त संस्था है। वे लोग अपने अपने सामाजिक रीति रिवाजों में सुधार करें या न करें, ये उन्हीं पर निर्भर करता है। यहाँ हम सभी लोग एक समान मंच पर आकर अपने सामाजिक और धार्मिक मतभेदों को भुलाकर केवल सार्वभौम विषय पर और एक ही सरकार के अधीन रहते हुए केवल समान कठिनाइयों के निराकरण, समान अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस मंच का उपयोग करेंगे। कांग्रेस हमारी राजनीतिक संस्था है। यहाँ स्पष्ट एक बात कह दी गई कि कांग्रेस हमारी राजनीतिक संस्था है। हम इस बात को कहने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस राजनीतिक संस्था नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लीडर्स लगातार इस बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस राजनीतिक संस्था है। सम्मानित साथियों, आप इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार हम इस बात को कहते हैं। बाबा साहब इस बात को लगातार कहते रहे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने भविष्य का निर्माण यानी कि इतिहास निर्माण नहीं कर सकती।
तो ऐसे में आप इतिहास जान रहे हैं और सारी बातें यहाँ पर समझने की कोशिश हम सभी लोग कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि हमने कांग्रेस का गठन अपने अधिकारों के संरक्षण और विस्तार के लिए अपनी कठिनाइयों का समाधान करने के लिए किया है। डॉक्टरों का ये संकाय जो विज्ञान में प्रमुख स्थान रखता है, वे भी इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि वे अपनी लड़कियों का बचपन में विवाह न करेंगे तथा अपनी विधवा पुत्रियों का पुनर्विवाह करेंगे या नहीं करेंगे। हमारी कांग्रेस केवल राजनीतिक संस्था है, सामाजिक सुधार की संस्था नहीं है। अतः ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि कांग्रेस हमारी सामाजिक संस्था नहीं है। ये आरोप इसी प्रकार का है जैसे किसी वकील से कहा जाए कि वह डॉक्टरी क्यों नहीं जानता। राजनीतिक मामलों में भी अल्पसंख्यकों के विचारों का हम आदर करते हैं, जैसा कि इसके पहले 1887 में श्री बदरुद्दीन तैयब जी के विचार थे, जो एक बार कांग्रेस अध्यक्ष भी बने थे, जिनका अभी स्टेटमेंट हमने आपको सुनाया मेरे साथियों। जिनकी बंबई उच्च न्यायालय की न्यायपीठ में पदोन्नति राष्ट्रीय अभिनंदन का विषय है और इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जहां एक वर्ग में व्यवहारिक सर्वसम्मति हो। यद्यपि ये वर्ग कांग्रेस में अल्पसंख्यक वर्ग है, लेकिन उनके सामाजिक विवादों पर कांग्रेस में चर्चा नहीं की जानी चाहिए और उस पर रोक लगा देनी चाहिए। कांग्रेस के नेता, चाहे WC बनर्जी की हम बात करें या बदरुद्दीन तैयब की, आप बस विचार कीजिएगा, इसलिए हम इस बात को आपके समझ से रख रहे हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस राजनीतिक संस्था है। कांग्रेस राजनीतिक संस्था है, इसलिए सामाजिक मुद्दों पर वो बात नहीं करना चाहती। तो सम्मानित साथी, यहाँ पर कांग्रेस जब राजनीतिक संस्था है, तो अभी जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कांग्रेस का 1917 का प्रस्ताव आपको दिखाया जो कांग्रेस ने पारित किया, वो यूं कहें कि सामाजिक मुद्दा हुआ, समाज से जुड़ा मुद्दा सामाजिक मुद्दा हुआ। तो आखिर कांग्रेस ने ये सामाजिक मुद्दा क्यों उठाया? बाबा साहब यूं ही कांग्रेस के इस कदम को अनोखी घटना नहीं कहते हैं, उसके कुछ प्रमाण हैं जो हम आपके समझ रख रहे हैं। कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए कभी राजनीतिक संस्था घोषित करती है और कभी सामाजिक मुद्दों पर भी बात करने लगती है। इससे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस कोई स्थायी विचारधारा लेकर अभी नहीं आगे बढ़ रही है। आगे क्या कुछ कहते हैं, आइए हम आपके समझ से रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जैसी संस्था के लिए ये विशेष खतरा है कि विशेषकर उनसे जो उन्नत तथा विकसित समाज के हैं और अपने में झगड़े के बीच समाहित किए हुए हैं, हमें उनसे अपनी संस्था की रक्षा करनी है। सम्मानित साथियों, यहाँ पर आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1895 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1895 में किसने की थी? आपको बस नाम बताना है। सम्मानित साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को जवाब अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल रहेगा। वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर, जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता क्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है,
आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।